वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में 17 सितंबर 2021 के राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है। पहला न्यूज़ है कि NCLAT इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के हटाए गए अध्यक्ष जस्टिस चीमा 20 तक करेंगे काम। सबसे ऊपर में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के आगे झुकी केंद्र सरकार। नवनियुक्त अध्यक्ष जस्टिस एम वेणुगोपाल 20 तक छुट्टी पर रहेंगे। इसमें मामला क्या था कि जो आपके जस्टिस चीमा है, इनका पूरा नाम है जस्टिस अशोक इकबाल सिंह चीमा। सरकार इनको 10 दिन पहले ही इनके कार्यकाल पूरा होने से हटा दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आप जो जस्टिस चीमा को हटा दिए हैं, उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाइए और 10 दिन तक अपना काम करेंगे, ठीक है। 10 दिन तक अपना जो काम है ये करते रहेंगे, मतलब ये 20 सितंबर तक अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। इसमें एक मामला क्या फंस गया था कि सरकार जो है इनको 10 सितंबर को सरकार तो हटा दी और 11 सितंबर को सरकार नया अध्यक्ष बना देती है। किसको बनाती है? तो जस्टिस एम वेणुगोपाल को। तो सरकार बोलती है कि हम तो नया अध्यक्ष बना दिए हैं, तो अब कैसे उनको हटा सकते हैं। तो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट बोली सरकार को कि आप कुछ दूसरा उपाय ढूंढिए। तो सरकार ने जस्टिस एम वेणुगोपाल को 20 तक छुट्टी पर भेज दिया है और 20 तक अब NCLAT जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो जस्टिस वेणुगोपाल जो होंगे अध्यक्ष नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के, ये कब से बनेंगे? तो 20 सितंबर से बनेंगे, ठीक है। 20 सितंबर के एक तरीके से बाद ही 21 सितंबर से ये अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि नए भारत की ताकत और ज़रूरत के हिसाब से बन रहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में कल हम लोग डिटेल से समझेंगे। लेकिन आज का जो न्यूज है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि गुजरात में बदल गई पूरी सरकार। भूपेंद्र पटेल सरकार में 24 मंत्रियों को किया गया शामिल और 21 पहली बार बने मंत्री। देखिए, जो भी यहाँ पर जो गुजरात में जो घटनाक्रम चल रहा है, सिर्फ वहाँ पर अगले साल चुनाव होने वाला है, तो उसी को देखते हुए सारा कुछ घटनाक्रम चल रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गुजरात के जो नए CM हैं भूपेंद्र पटेल हैं और जो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, ठीक है। इतना आप सभी को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि विश्व कप के बाद T20 की कप्तानी से हट जाएंगे विराट। जो हम लोग पेपर डिस्कस करते हैं संस्करण पेपर, इसने पहले ही बता दिया था कि अगर विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप इस बार हार जाते हैं तो इनको कप्तानी से हटा दिया जाएगा। तो विराट कोहली ने खुद ही T20 जो कप्तानी है वर्ल्ड कप के बाद, जो भी वर्ल्ड कप होगा UAE और ओमान में, इसके बाद खुद ही कप्तानी छोड़ देंगे T20 की। और T20 के कप्तान कौन बन जाएंगे? रोहित शर्मा बन जाएंगे, ठीक है। रोहित शर्मा कप्तान बन जाएंगे। जो विराट कोहली हैं, इनके बारे में याद रखना है कि विराट कोहली वनडे और टेस्ट के कप्तान बने रहेंगे। जबकि विराट कोहली T20 मैच खेलेंगे लेकिन कप्तानी की हैसियत से नहीं खेलेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो T20 वर्ल्ड कप होगा 2021 में, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन UAE प्लस ओमान में किया जा रहा है, ठीक है। UAE प्लस ओमान में किया जा रहा है, ठीक है। और कब से इसका आयोजन किया जाएगा? तो 17 सितंबर से इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है कि बेहतरीन शहरीकरण बना जंगल राज। आधे से अधिक नियोजित शहरों का कोई मास्टर प्लान तक नहीं है। बुनियादी ढांचे के अभाव में लोगों की मूलभूत ज़रूरतों तक नहीं हो रही पूरी। आपको याद रखना है कि भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार से संबंधित एक रिपोर्ट जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो इस रिपोर्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट है कि नीति आयोग के द्वारा भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार नाम से एक रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि इसके तहत ना तो ज़्यादातर शहरों में ना तो कोई मास्टर प्लान है और ना ही वहाँ टाउन
प्लानर की नियुक्ति की गई है। फिर से बोल देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसके तहत ना तो ज़्यादातर शहरों में जो है ना तो कोई मास्टर प्लान है और ना ही वहाँ टाउन प्लानर की नियुक्ति की गई है। तीसरा पॉइंट है कि इसलिए शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों की हालत जो है तंग और ख़राब हो गई है। तंग चाहे ख़राब होगी, दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। कस्बा किसको बोलते हैं? तो जो शहर और गांव को जोड़ता है उसे कस्बा बोला जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि आधारभूत ढांचे के अभाव के साथ जो है वहाँ बसने वाले की मूलभूत ज़रूरतों तक पूरा नहीं हो पा रहा जो आपके शहर हैं आज के शहर में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आधारभूत ढांचे विकसित नहीं है। तो जो एक मूलभूत ज़रूरत होता है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है आम व्यक्ति का, जो आम नागरिक हैं उनका। उसके बाद नेक्स्ट है कि यही वजह है कि थोड़ी सी बरसात भी शहरवासियों के मुश्किलों का सबक बन जाती है। आप दिल्ली में देखिए, अगर थोड़ा सी कोई बरसात हो जाता है तो पानी हर जगह जमा हो जाता है। दिल्ली का पटना में देखिए, जहाँ भी जो भी शहर उठा के आप देख लीजिए, सारी जगह अगर 1 घंटा बारिश हो गया तो पानी जम जाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा फेल्यूर है। तो ना तो सरकार के पास कोई प्लान है, ना तो कोई टाउन प्लानर नियुक्त किया सरकार ने। उसके बाद जो छठा पॉइंट है कि एक अनुमान के मुताबिक बताया गया है कि वर्ष 2050 तक जो है शहरों की आबादी जो है 88 करोड़ हो जाएगी। शहरों की आबादी 88 करोड़ से अधिक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट है कि इसमें विशेषज्ञों की आशंका है कि समय रहते अगर शहरी नियोजन, शहरी प्लान, जो शहर में प्लानिंग है, शहरी नियोजन को सही और उचित तरीके से लागू नहीं किया गया तो हालात जो है बहुत चिंताजनक और भयावह हो सकती है। जो आज है इससे बहुत ज़्यादा भयावह हो सकती है अगर समय रहते सरकार इस पर कदम नहीं उठाती है तो, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है नीति आयोग के बारे में, ठीक है। नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? तो सीईओ वर्तमान में भी हैं अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत। साथ में आपको याद रखना है यहाँ पर कि केंद्रीय शहरी विकास सचिव कौन है? तो दुर्गा शंकर मिश्र हैं। दुर्गा शंकर मिश्र एग्जाम में पूछा जाता है, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि नए सेंट्रल विस्टा में होगी अगले साल की गणतंत्र दिवस परेड। पुरी के द्वारा बोला गया है। तो पुरी कौन है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 100 सालों में बहुत बदल चुकी है राजधानी दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें बातचीत करते हुए ईज़ ऑफ लिविंग, जीवन की सुगमता और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में चर्चा किया था। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, पहला पॉइंट देखेंगे ईज़ ऑफ लिविंग, जीवन की सुगमता। यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा, ईज़ ऑफ लिविंग, जीवन की सुगमता। यह रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। इस बार जो रैंकिंग जारी की गई है, शहर और नगर निगम की अलग अलग रैंकिंग जारी की जाती है। तो 10 लाख आबादी, 10 लाख से अधिक आबादी वाले में, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? तो बेंगलुरु को मिला है, ठीक है। उसके बाद है 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? तो शिमला को मिला है, ठीक है, शिमला को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नगर पालिकाओं में जो है नेक्स्ट पॉइंट है नगर पालिकाओं में जो है 10 लाख से अधिक आबादी में पहला स्थान किसे मिला है? तो इंदौर को मिला है, इंदौर को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 10 लाख से कम आबादी वाले में जो है पहला स्थान नगर निगम वाला में किसे मिला है? तो नई दिल्ली को मिला है, ठीक है, नई दिल्ली को मिला है, ठीक है। इसका हम टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी दे देंगे, इसका पीडीएफ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है इसीलिए। नेक्स्ट न्यूज है कि संभावित चुनौतियों के मद्देनज़र हुई अस्थाना की नियुक्ति केंद्र। जो राकेश अस्थाना है वर्तमान में दिल्ली पुलिस के आयुक्त हैं। दिल्ली पुलिस के आयुक्त कौन है? तो राकेश अस्थाना है। और साथ में आपको याद रखना, जो राकेश अस्थाना है गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि अमेरिका में खालिस्तानी
अलगाववादी समूहों की गतिविधियों से भारत चिंतित है। और इसमें जो अपना चिंता व्यक्त किसके द्वारा किया गया है, तो भारत के जो विदेश मंत्री के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, इनके द्वारा अपनी जो चिंता है व्यक्त की गई है। इसमें आपको याद रखना है कि जो खालिस्तानी अलगाववादी समूह है इसे एक तरीके से हाइपर कौन कर रहा है, तो पाकिस्तान कर रहा है। ठीक है, कल का न्यूज़ में हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। खालिस्तान को जो है एक तरीके से हाइपर कर रहा है पाकिस्तान के पास देखिए कोई काम नहीं है, तो सिर्फ आतंकवाद फैलाना उसके पास काम रह गया है। ना तो अपने जो पाकिस्तान है ना तो अपनी जनता का विकास करता है, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाना इसका काम रह गया। ठीक है, आप देखे होंगे कि जो पाकिस्तान का स्थिति है बहुत ही ख़राब है, वहाँ की जो लोग हैं उनका इनकम लेवल बहुत ही कम है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि हज़ारों फूल खिलने दो, जहाँ से भी संभव हो ज्ञान को आने दो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। कोरोना के संदर्भ में दायर SDPI की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोरोना के नए मामले 30,000 से अधिक आए हैं और अकेले जो है 22,000 से अधिक मामला केरल में आया है। ठीक है, तो कल आपके टोटल मामले कितने आते हैं कोरोना के, तो 30,570 आता है, जिसमें से सबसे अधिक आपके केरल से आते हैं 22,000। इसके बाद आपको कितने मामले सक्रिय हैं कोरोना के, तो 3,42,923। अभी तक कितने टीके लगाए जा चुके हैं, तो 77.10 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। नेक्स्ट है कि रूस का स्पुतनिक लाइट वैक्सीन से निर्यात प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया गया है। जो स्पुतनिक लाइट वैक्सीन है इसके बारे में आपको याद रखना है कि सिंगल डोज है। जो स्पुतनिक लाइट है ये रसिया के द्वारा बनाया गया है और आपको याद रखना है कि ये सिंगल डोज है। ठीक है, सिंगल डोज, जैसे कि अभी हम लोग जो कोवैक्सीन चाहे कोविशील्ड ले रहे हैं वो क्या है, डबल डोज है, जबकि स्पुतनिक लाइट वैक्सीन जो है सिंगल डोज है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो स्पुतनिक लाइट वैक्सीन है ये रूस के द्वारा बनाया गया है और एक सिर्फ है स्पुतनिक, ये तो स्पुतनिक लाइट हो गया सिंगल डोज है, जो स्पुतनिक है ये डबल डोज है, इसे भी रसिया के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद आपको याद रखना है कि भारत में जो है कोवैक्सीन जो है किसके द्वारा बनाया गया है, तो कोवैक्सीन जो बनाया गया है भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। भारत बायोटेक कहाँ की कंपनी है, तो हैदराबाद की कंपनी है। उसके बाद आपको याद रखना है कि कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड है ये भी आपकी डबल डोज वैक्सीन है और कोवैक्सीन भी डबल डोज वैक्सीन है। तो कोविशील्ड को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद आपको याद रखना है कि रूस की राजधानी कहाँ पर है, तो मॉस्को में रूस की राजधानी है। साथ में आपको याद रखना है कि जो रूस का विस्तार है एशिया और यूरोप दोनों में रूस का विस्तार है। रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति का नाम है। जो रूस की संसद है उसे क्या बोला जाता है, तो ड्यूमा बोला जाता है रूस की संसद को। साथ में आपको याद रखना है कि जो जापान है, जापान की संसद को क्या बोला जाता है, आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं जापान के संसद और रूस के संसद में। तो जापान के संसद को बोला जाता है डाइट। ठीक है, डाइट, जापान के संसद को डाइट बोलते हैं और रूस के संसद को ड्यूमा बोला जाता है। इतना आप सभी को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है अधर में अफ़गानिस्तान पेज से। इसमें पहला न्यूज है कि तालिबान की बर्बरता जारी, कई पत्रकारों ने मजबूर होकर छोड़ा देश और बिगड़े हालात, अफ़गानिस्तान में खौफ और निराशा का माहौल अभी भी जारी है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि तालिबान बनाएगा सेना, पूर्व सैनिकों को भी करेगा शामिल। तालिबान जो है सेना बनाएगा और उसमें शामिल करेगा जो अफ़गानिस्तान के पूर्व सैनिक थे उसे भी शामिल किया जाएगा। इसमें आपको हम अभी तक नहीं बताए हैं कि जो अफ़गानिस्तान है उसका ऑफिशियल नाम अभी तक हम नहीं बताए थे, आज बता देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा कि जो अफ़गानिस्तान का ऑफिशियल नाम है उसका नाम है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान इसका ऑफिशियल नाम है। साथ में आपको याद रखना है कि नव नियुक्त कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ कौन है अफ़गानिस्तान का, तो कारी फसीउद्दीन, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, कारी फसीउद्दीन के द्वारा बोला गया है कि जो पूर्व सैनिक थे उन्हें भी अब सेना में शामिल किया जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि MBT मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको याद रखना है
कि जब मोहम्मद बिन तुगलक को खुरासान पर हमला करना था तो MBT जो है करीब 1.5 लाख सेना का गठन करते हैं, लेकिन जो खुरासान था, खुरासान में हालात ठीक हो जाता है तो जो MBT है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा खुरासान पर हमला कैंसिल कर दिया जाता है और जो 1.5 लाख सेना का गठन करते हैं उस सेना क्या करते हैं, उस सेना को भंग कर दिया जाता है MBT के द्वारा। उसके बाद जिनके हाथों में आप एक बार बंदूक थमा दीजिएगा उसको फिर आप बंदूक छीन लीजिएगा तो उसको कैसा लगेगा, थोड़ा सा उसको बेइज्जती महसूस होगा, तो उसके बाद वो अलग कदम उठा सकता है। तो यही हुआ, MBT के जो कार्यकाल में 1.5 लाख सैनिक थे उन लोगों ने जब उनको हटा दिया गया तो उन लोगों ने लूट मार आतंकवाद मचाना शुरू कर दिया। एक तरीके से जो MBT का शासन था वहाँ पर अराजकता का माहौल हो गया था। तो अगर अफ़गानिस्तान में जो हमारे सैनिक नहीं, अफ़गानिस्तान के सैनिक, जो अफ़गानिस्तान के सैनिक थे उनको अगर आप हटा देंगे, तालिबान हटा देगा तो अभी तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है हो सकता है कि उनको पास तो हथियार तो व्यवस्था कर ही लेंगे, या तो फिर उनके जो विपक्षी पार्टी उनको हथियार दे देगा। तो हो सकता है कि वो तालिबान के खिलाफ लड़ना ना शुरू कर दे, जिससे तालिबान की सत्ता पर खतरा हो सकता है। तो हो सकता है इसी के लिए भी जो तालिबान की सरकार है, जो पुराने सैनिक हैं उनकी नियुक्ति करना चाह रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, जयशंकर ने तजाकिस्तान के राष्ट्रपति से संकट पर चर्चा किया। जयशंकर ने जो है तजाकिस्तान के राष्ट्रपति से संकट पर चर्चा किया। तो सबसे पहले जो तजाकिस्तान है इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो दुशांबे इसकी राजधानी है, दुशांबे इसकी राजधानी है। और इसमें याद रखना है कि जयशंकर कौन है, जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। और जयशंकर जो तजाकिस्तान क्यों गए हैं, तो कल का जो न्यूज़ था उसमें हम आपको बता चुके हैं कि संघाई सहयोग संगठन में भाग लेने के लिए तजाकिस्तान गए हैं। ठीक है, जो तजाकिस्तान है इनके राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो इमोमली, यहाँ पर लिख देते हैं, इमोमली इनके राष्ट्रपति का नाम है, इमोमली रहमान इनके राष्ट्रपति का नाम है। साथ में आपको याद रखना है कि भारत और तजाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने और कट्टरपंथ के खिलाफ जो है मजबूत साझेदार हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसे नोट कर लीजिएगा कि फारखोर प्रांत है, फारखोर, ठीक है, फारखोर वायुसेना बेस ये कहाँ स्थित है, तो तजाकिस्तान में स्थित है। ये भारत का पहला बाहरी वायुसेना विमान क्षेत्र है। ठीक है, भारत का पहला एक तरीके से ये सेना के द्वारा जो है स्थापित किया गया है सैन्य अड्डा है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। जिसे संचालित कौन करती है, तो इसे संचालित करती है भारत तथा तजाकिस्तान के वायुसेना इसे संचालित करती है फारखोर वायुसेना बेस को। इसे एक बार आप लोग गूगल जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना जो तजाकिस्तान है इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है, तो चाइना, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से। इसका हम मैप दे देंगे, आप लोग मैप को देख लीजिएगा ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, भारत की ज़मीन का इस्तेमाल करने की इजाज़त किसी को नहीं, बागची। बागची कौन है, तो अरिदम बागची जो हैं भारत के विदेश मंत्री के प्रवक्ता हैं। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री के प्रवक्ता हैं। एक न्यूज़ निकल के आया था कि अफ़गानिस्तान पर नज़र रखने के लिए अफ़गानिस्तान पर नज़र रखने के लिए अमेरिका जो है भारत के कुछ हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर सकता है, सैनिक हवाई अड्डे का, इसीलिए बोला गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि मुल्ला बरदर ने कहा अंतरिम सरकार में दरार नहीं। मुल्ला बरदर कौन है, तो अंतरिम सरकार का उप प्रधानमंत्री है मुल्ला बरदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि तालिबान ने जब्त किया कैश सोना, अफ़गान सेंट्रल बैंक को सौंपा। जो भी अधिकारी आपके अफ़गानिस्तान से भाग गए हैं उनके घरों में तलाशी ली जा रही है और वहाँ पर से जो भी कैश सोना मिल रहा है सभी को जब्त कर लिया जा रहा है। उसके बाद एक बड़ा न्यूज़ है कि ट्रेन से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर दुनिया को चौंकाया नॉर्थ कोरिया ने। उत्तरी कोरिया ने तैयार की रेलवे की मिसाइल रेजिमेंट। उसके बाद ट्रेन को लॉन्च पैड बनाकर तानाशाह किम जोंग उन ने परीक्षण किया, मतलब मिसाइल का परीक्षण किया गया। जो किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया के शासक का नाम है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि जो नॉर्थ कोरिया के शासक यहाँ पर देखिए ट्रेन है, ट्रेन पर से जो है इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नॉर्थ कोरिया के लिए। जो नॉर्थ कोरिया है इसमें यहाँ पर देखिए नॉर्थ कोरिया इस तरीके से है, इस तरीके से नॉर्थ कोरिया, ठीक, ये नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ पर है, तो पियोंगयांग नॉर्थ कोरिया की राजधानी है।
उसके बाद है साउथ कोरिया, जब नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया तो उसके जवाब में जो है साउथ कोरिया भी मिसाइल का परीक्षण किया। तो जो साउथ कोरिया है पनडुब्बी से मिसाइल का परीक्षण करता है, समुद्र में जो है पनडुब्बी से मिसाइल का परीक्षण करता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो कोरिया प्रायद्वीप है वहाँ पर फिर से हथियार का दौर, जो हथियार है उसका दौर शुरू हो जाएगा, जो ठीक नहीं है, ठीक है। जो आपके साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ पर है? सियोल है साउथ कोरिया की राजधानी, इतना आप सभी को याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है कि 38 डिग्री अक्षांश रेखा जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है। नेक्स्ट न्यूज है कि मिसाइल परीक्षण को लेकर UNSC यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। इसमें आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में कितने परमानेंट कंट्री हैं, तो इसमें आपके 5 परमानेंट कंट्री हैं। USA है, ठीक है, USA है, उसके बाद इंग्लैंड है, फ्रांस है, ठीक है, उसके बाद चीन है, चीन आपके इधर है, चीन है, उसके बाद एक बहुत बड़ा ऊपर में रसिया है, ठीक है। तो 5 कंट्री आप लोग याद रखिएगा। साथ में जो सुरक्षा परिषद है उसके 10 अस्थायी मेंबर भी हैं, 10 अस्थायी मेंबर जिनका कार्यकाल जो है 2 वर्षों के लिए होता है, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट न्यूज है कि फ्रांस ने सहारा के IS सरगना सहराबी को मारा। जो ये IS आतंकवादी था सहराबी, इसे फ्रांस की सेना के द्वारा मार दिया गया है। और कहाँ पर मारा गया है? तो ग्रेटर सहारा में मारा गया है। ग्रेटर सहारा कहाँ पर है? तो अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में है। आप लोग को कमेंट करके बताना है साहिल प्रदेश, ठीक है, साहिल प्रदेश या साहिल क्षेत्र, साहिल क्षेत्र आपके अफ्रीका में है। तो साहिल क्षेत्र किसे बोला जाता है, इसे कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिखना है। गूगल कर लीजिएगा, आप लोग से अगर नहीं जो जानते होंगे गूगल कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रांस है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन है। और इसके राजधानी कहाँ पर है? तो पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। और जो किस नदी के किनारे पेरिस स्थित है? तो सीन नदी के किनारे स्थित है। इसका मैप भी हम आपको दे देंगे, ठीक है, मैप इसका आप लोग रोक के देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बड़ा न्यूज है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने चीन को घेरने के लिए बनाया गठबंधन। इसमें आपको याद रखना है कि यूएस और UK, ऑस्ट्रेलिया लॉन्च ट्राइलेटरल, ठीक है, ट्राइलेटरल इंडो पैसिफिक ग्रुप। फिर से बोल देते हैं कि UK और USA, ऑस्ट्रेलिया लॉन्च ट्राइलेटरल इंडो पैसिफिक ग्रुप लॉन्च किया गया है। और किस पर नज़र रखने के लिए? तो चीन पर नज़र रखने के लिए त्रिपक्षीय साझेदारी किसके किसके बीच में? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो जो ट्राइलेटरल है इसका नाम रखा गया है AUKUS, A से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, समझ लीजिए, A से ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद UK यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद USA हो गया AUKUS, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया है AUKUS, इसे नोट कर लीजिएगा। पूछा जाएगा कि AUKUS में कितने कंट्री हैं? तो 3 कंट्री हैं। कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, UK है और अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है। और किस लिए बनाया गया है? तो चीन पर नज़र रखने के लिए, चीन को घेरने के लिए बनाया गया है। इसमें क्या है कि USA और ब्रिटेन जो है ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु संचालित पनडुब्बी देंगे, ठीक है, 8 परमाणु संचालित पनडुब्बी देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि एक युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है तस्लीमान सब्रे, ठीक है, तस्लीमान सब्रे एक युद्ध अभ्यास है जो ऑस्ट्रेलिया करता है। उसमें भारत को निमंत्रित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2023 में। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बोला गया है कि तस्लीम सब्रे अभ्यास में भारत आप शामिल हो सकते हैं 2023 में, ठीक है। तो देखिए भारत शामिल होता है, भारत तो चांस है कि भारत इसमें शामिल होगा क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है 2020 में जो है एक दूसरे के सैन्य ठिकाने के इस्तेमाल करने के लिए भी समझौता किया गया है। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि 9 राज्यों की प्रति व्यक्ति आय पर कोरोना की मार। वर्ष 2020-21 में राज्यों की प्रति व्यक्ति आय 6% तक घट गई है। 15 राज्यों की इकोनॉमी का आकार घटा,
12 राज्यों की तरफ से अभी नहीं भेजे गए आंकड़े। बिहार की प्रति व्यक्ति आय में उछाल, ये 67th बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 67th बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है कि बिहार उन राज्यों में से है जिसमें इस अवधि के दौरान जो है प्रति व्यक्ति जीडीपी की राशि 29,092 रुपये से बढ़कर जो है 31,017 रुपया हो गया है। इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं। 31,017 रुपया हो गया। पहले कितना था? 29,000, यहाँ पर लिख देते हैं ढंग से हम। पहले था आपके 29,092 रुपया, अब कितना हो गया है? अब हो गया है 31,017 रुपया। इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, तेलंगाना, सिक्किम, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति जीडीपी राशि इन 2 वित्त वर्षों के दौरान जो है कम नहीं हुई। हालांकि अगर वर्ष 2019-20 से तुलना करें तो जिन 22 राज्यों ने अपने बजटीय प्रपत्र आरबीआई को दिए हैं उनमें 15 राज्यों में प्रति व्यक्ति जीडीपी कम हो गई है, ठीक है। तो बिहार वाला जो था पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आए या नहीं, राज्यों की मर्जी। आपको पता है कि जो डीजल और पेट्रोल है जीएसटी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद देख चुके हैं कि टेलीकॉम सेक्टर को राहत पर सेंसेक्स जो है 59,000 के पार कर गया है, ठीक है। ये कल हम लोग टेलीकॉम सेक्टर के बारे में पढ़े भी थे। उसके बाद 2 लाख करोड़ एनपीए खरीदेगा वर्ल्ड बैंक। तो कल जो है वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि समस्या गाद की है, पानी की नहीं। लगभग जो है हर वर्ष की तरह इस बार भी मानसून के सीजन में हिमालय से आने वाली नदियों से बिहार में बाढ़ की समस्या के गहराने और इसके समाधान की चर्चा हो रही है। गाद और उस कारण नदियों की गहराई कम होने या उसकी तल उथल होने समेत बैराज जैसे कारकों को बाढ़ के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसके व्यवहारिक समाधान के लिए हाल ही में बिहार सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय नीति की कवायद के संदर्भ में इससे समग्रता से समझना चाहिए। तो इसे आप लोग अगर पढ़ना हुआ तो ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको मोटा मोटी बता दें कि अगर देखिए सरकार अगर जो नदी में गाद होता है उसे हटा देती है तो बहुत जो विकराल तरीके से बाढ़ आता है उसे हम बहुत कम कर सकते हैं। और उस गाद का इस्तेमाल जो है हम घर बनाने और रोड बनाने में उस गाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सरकार को जो है यहाँ पर विल पावर दिखाना होगा, तभी खासकर जो बिहार के नॉर्थ इलाका है जो बाढ़ से प्रभावित रहता है उसे हम बचा सकते हैं, ठीक है। और साथ में जो नॉर्थ बिहार है वहाँ से हम गाद तो हटाएंगे ही, कोशिश करेंगे कि जिस भी नदी में ज़्यादा पानी होता है उससे नहर के माध्यम से हम एक दूसरे में लिंक करें ताकि किसानों को भी फ़ायदा हो जाए और बाढ़ भी ना आए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज, WTC फाइनल हारने के बाद तय हो गया विराट का भविष्य। WTC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। भारत किसके विरुद्ध हार गई थी? तो भारत जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गई थी। उसके बाद आपको याद रखना है कि ICC के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो ग्रेग बर्कले इसका पहले जो आपके 66वां बीपीएससी के एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ICC के प्रमुख कौन है? तो ग्रेग बर्कले हैं। और ICC की स्थापना कब की जाती है? तो 1909 में 15 जून 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। दुबई किस देश में स्थित है? तो UAE में दुबई स्थित है, ठीक है। इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है कि अमेरिकी संविधान 19 प्रतिनिधियों को मिली मंजूरी। आज ही के दिन जो है अमेरिकी संविधान को 19 प्रतिनिधियों की मंजूरी मिली थी। 1787 में आज ही अमेरिका का लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ और 39 प्रतिनिधियों ने इसे मंजूरी दी थी। हालांकि कई प्रतिनिधियों ने इस पर सहमति नहीं दी थी। जनता के सुझाव के लिए जो है इसे सार्वजनिक किया गया और 4 मार्च 1789 को संविधान को लागू कर दिया गया था। तो जो अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो 4 मार्च 1789 को नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है, तमिल को मिला भारत में पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि
भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन है? तो तमिल है, ठीक है, तमिल है। उसके बाद आपको याद रखना है कि 2004 में जो है आज ही तमिल को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। पहला हो गया पॉइंट। दूसरा है कि इसके साथ यह देश की पहली शास्त्रीय भाषा बनी और बाद में जो है या बाद के वर्षों में जो है संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो 6 भाषा को, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी भी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। अगर नहीं तो आप लोग जब भी कोशिश कीजिए कि आप लोग जो पुराना ईयर पेपर होता है ना उससे ज़्यादा सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पुराना ईयर क्वेश्चन सोल्व करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि क्वेश्चन पूछने का आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि तेज़ी से बढ़ रहा महासागरों का तापमान संभलने की ज़रूरत है। तापमान बढ़ने के कारण जो भी आपके ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर जो बर्फ़ है वो लगातार पिघल रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो समुद्री जल स्तर है बढ़ रहा है। समुद्री जल स्तर बढ़ने से क्या होगा कि जो हमारे तटीय शहर हैं सारे शहर आपके डूब जाएंगे। बोला जा रहा है कि चेन्नई, बम्बई, जो आज मुंबई बोलते हैं, कलकत्ता, इन सारे शहर जो है पानी में डूब सकती है अगर हम नहीं संभले समय से, तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि अंतरिक्ष पर्यटन की नई उड़ान, पहली बार मिशन में 4 आम लोग, कोई भी पेशेवर अंतरिक्ष यात्री नहीं। इंपॉर्टेंट चारों व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा गया है। अंतरिक्ष की सैर के लिए रवाना हुए बाएं से किए गए, इनका नाम आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और किसके द्वारा ये भेजा गया है, तो याद रखना है कि स्पेस एक्स एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा भेजा गया है। और किस रॉकेट से भेजा गया है, तो फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है, ठीक है। इतना आप सभी को याद रखना है। जो आपके यहाँ पर इसे भी आप लोग एक बार बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग रोक के पढ़ लीजिएगा, ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे खट्टी मीठी खबर है, खट्टी मीठी खबर आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा और कमेंट करके आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और जो अभी तक चैनल पर नए हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।